जमीन पर मौजूद बड़ी फौजें और एटम बॉम्ब्स अपनी जगह, लेकिन दुनिया की असल ताकत इन 14 छोटी सी लकीरों में बंद है। इन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है, यानी वो रास्ते जो अगर गला घोट दे तो दुनिया की इकॉनमी सांस लेना बंद कर देगी। इनमें से एक रास्ता ऐसा है जहां से दुनिया का 30% तेल गुजरता है, और एक ऐसा जहां छोटी सी भी झड़प फौरन वर्ल्ड वॉर 3 शुरू कर सकती है। आज हम इन 14 दरवाजों का सफर करेंगे और समझेंगे कि दुनिया का असल कंट्रोल किसके हाथ में है। सर्वे जे उदेवाला, एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पूरी दुनिया की ताकत किसी एटम बम या बड़ी फौज के पास नहीं है, बल्कि इन 14 तंग समुद्री रास्तों के पास है, जिन्हें जियोपॉलिटिक्स की जुबान में चोक पॉइंट्स कहा जाता है। अगर आज कोई ताकत इन दरवाजों को बंद कर दे तो कल सुबह तक पूरी दुनिया की इकॉनमी ढेर हो जाएगी। कई मुल्कों में भूखमरी फैल जाएगी, पेट्रोल पंप्स सूख जाएंगे और इलाज के लिए दवाइयां नायाब होकर रह जाएंगी। आज हम इन 14 दरवाजों को एक एक करके आसान अल्फाज में समझेंगे और जानेंगे कि इनमें से एक दरवाजा वर्ल्ड वॉर 3 कैसे ट्रिगर कर सकता है। हमारा सफर शुरू होता है मिडिल ईस्ट यानी मशरिक वस्ता से, जहां दुनिया का सबसे बड़ा खजाना छुपा है, ऑयल। इस खजाने का सबसे अहम दरवाजा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जिसे हम हॉर्मोज का रास्ता भी कह सकते हैं। यह ईरान और ओमान के दरमियान एक बहुत ही तंग समंदरी रास्ता है। यह रास्ता इतना अहम है कि दुनिया का तकरीबन 30% से ज्यादा तेल यहीं से गुजरता है। हर रोज यहां से करोड़ों बैरल तेल बड़े बड़े जहाजों के जरिए निकलकर अमेरिका, यूरोप और एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों तक पहुंचता है। जरा तस्वुर करें कि यह रास्ता सिर्फ 33 किमी चौड़ा है। अगर ईरान किसी दिन इस रास्ते पर अपनी फौज खड़ी कर दे और कहे कि आज से यहां से कोई जहाज नहीं गुजरेगा, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत आसमान से बातें करने लगेगी, जैसा कि आजकल हो रहा है। यही वजह है कि अमेरिका और बाकी बड़ी ताकतें हमेशा इस रास्ते पर अपनी नजर रखती है। हॉर्मोज से निकलकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना एक और खौफनाक दरवाजे से होता है, जिसे बाबिल मंदे कहते हैं। अरबी जबान में इसका मतलब है आंसुओं का दरवाजा, यानी गेट ऑफ टीयर्स। यह दरवाजा यमन और जबूती के दरमियान वाक़ है। इसे आंसुओं का दरवाजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने वक्तों में यहां समंदरी लुटेरे और खतरनाक लहरें जहाजों को तबाह कर देती थी, और आज के दौर में भी यह उतना ही खतरनाक है। आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा कि यमन के हौथीज इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर हमला कर रहे हैं। इस रास्ते की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो भी जहाज एशिया से यूरोप जाना चाहता है, उसको इस तंग रास्ते से गुजरकर रेड सी में दाखिल होना पड़ता है। अगर यह दरवाजा बंद हो जाए तो जहाजों को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर एशिया से यूरोप जाना पड़ेगा, जिसमें हफ्तों का मजीद वक्त, करोड़ों डॉलर्स का इजाफी फ्यूल और साउथ इंडियन ओशन की खौफनाक लहरों का सामना करना पड़ेगा। और यह सारी कीमत आखिर में आम आवाम से महंगाई की सूरत में निकाली जाएगी। बाबल मंदिब से गुजरने के बाद जहाज रेड सी में सफर करते हुए सीधा सुईज कैनाल की तरफ जाते हैं। सुईज कैनाल दुनिया का तीसरा सबसे अहम दरवाजा है। यह एक मैनमेड कैनाल है जो इजिप्ट में वाक़ है। यह नहर रेड सी को मेडिटरेनियन सी से मिलाती है। इस नहर की वजह से जहाजों को अफ्रीका का लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ता। इस कैनाल की अहमियत का अंदाजा दुनिया को आखिरी बार तब हुआ जब 23 मार्च 202 को एवर गिवन नामी जहाज यहां फंस गया था। सिर्फ 6 दिन के लिए यह रास्ता बंद रहा और इन 6 दिनों में दुनिया की इकॉनमी को $54 बिलियन का नुकसान हुआ। करोड़ों रुपए का सामान, खाने पीने की अशिया और जरूरी मशीनरी समंदर के बीचों बीच फंसी की फंसी रह गई। सुई कैनाल की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इजिप्ट की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इस नहर से गुजरने वाले जहाजों से मिलने वाले टैक्स पर चल रहा है। यह एक ऐसा दरवाजा है जो वेस्ट और ईस्ट के दरमियान ट्रेड की बैकबोन का काम करती है। अब हम यूरोप का रुख करते हैं और आते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर। यह वह दरवाजा है जो अटलांटिक ओशन को मेडिटरेनियन सी से जोड़ता है। यह रास्ता स्पेन और मोरक्को के दरमियान वाकई इतना तंग रास्ता है कि एक तरफ से खड़े होकर आप दूसरे कॉन्टिनेंट को भी देख सकते हैं। हिस्ट्री में इस रास्ते पर हमेशा से बड़ी जंग लड़ी गई है, क्योंकि जो इस रास्ते को कंट्रोल करता है
वह यूरोप और अफ्रीका के दरमियान होने वाली आधी तजारत को कंट्रोल करता है। आज इस दरवाजे पर ब्रिटेन का कंट्रोल है और वहां उन्होंने अपना एक छोटा सा मिलिट्री बेस बनाया हुआ है। अगर जिब्राल्टर बंद हो जाए तो मेडिटेरेनियन सी एक बंद झील बनकर रह जाएगा और आधे से ज्यादा यूरोपियन मुल्कों का बाकी दुनिया से समुद्री राब्ता कट जाएगा। जब हम मेडिटेरेनियन सी के अंदर सफर करते हुए और आगे बढ़ते हैं तो हमारा सामना तुर्की के दो अहम दरवाजों से होता है, बॉस्फोरस स्ट्रेट और डार्टिनल स्ट्रेट। यह दोनों दरवाजे ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ते हैं। रशिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया जैसे मुल्कों की सारी समुद्री ट्रेड इन्हीं दो दरवाजों की मोहताज है। खासतौर पर रशिया के लिए यह दरवाजे उसकी रेड लाइन है। रशिया के पास समंदर तो बहुत है, लेकिन वह साल के ज्यादातर महीनों में जमे ही रहते हैं। ब्लैक सी ही एक ऐसी जगह है जहां से रशियन जहाज पूरे साल बाकी दुनिया तक जा सकते हैं। इसलिए तुर्की की जियोपॉलिटिकल अहमियत पूरी दुनिया में सबसे मुख्तलिफ है। इन्होंने एक इंटरनेशनल लॉ के तहत इन दरवाजों का कंट्रोल अपने पास रखा हुआ है और जंग की सूरत में तुर्की ही फैसला करता है कि कौन से जंगी जहाज यहां से गुजरेंगे और कौन से नहीं। यही वजह है कि रशिया और अमेरिका दोनों तुर्की को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके बिना ब्लैक सी का सफर नामुमकिन है। अब हम अपना सफर एशिया की तरफ मोड़ते हैं, एक ऐसा रास्ता जो शायद दुनिया का सबसे बिजी समुद्री रास्ता है, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। यह दरवाजा मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के दरमियान वाक़ है, जो इंडियन और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ता है। चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज का सारा तेल और सामान इसी रास्ते से गुजरता है। देखा जाए तो ग्लोबल सी ट्रेड का तकरीबन 25% हिस्सा सिर्फ इस एक रास्ते पर डिपेंड करता है। चाइना के लिए यह रास्ता जिंदगी और मौत का सवाल है। चाइना जानता है कि अगर कभी अमेरिका से उसकी जंग हुई तो अमेरिका अपनी नेवी के जरिए इस स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक कर देगा, जिससे चाइना की सारी सप्लाई लाइन कट जाएगी और उसकी इकोनॉमी बैठ जाएगी। इस खौफ को जियोपॉलिटिकल जबान में मलाक्का डिलेमा कहा जाता है। यही वजह है कि चाइना खुद को दुनिया के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट रखने के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि जंग की सूरत में चाइना के पास रोड नेटवर्क का ऑप्शन भी हो। इसी दरवाजे के पास सिंगापुर जैसा छोटा सा मुल्क वाक़ है, जिसने इस रास्ते की अहमियत को समझा और आज वह दुनिया के सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इस अहम दरवाजे का चौकीदार बनकर बैठा है। अगर किसी वजह से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का बंद हो जाए या वहां ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो तो जहाजों को अल्टरनेट रास्ते तलाश करने पड़ते हैं, और यहां सामने आते हैं दो और अहम दरवाजे, सुंडा स्ट्रेट और लाम्बक स्ट्रेट। यह दोनों दरवाजे इंडोनेशिया के जजीरों के दरमियान से गुजरते हैं। सुंडा स्ट्रेट का रास्ता थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहां एक तो पानी काफी शैलो है और दूसरा यहां अंडर सी एक्टिव वोल्केनोस है। लेकिन लाम्बक स्ट्रेट उन बड़े जहाजों के लिए एक नेमत है जो पानी में ज्यादा गहराई मांगते हैं। जो बड़े ऑयल टैंकर्स मलाक्का से नहीं गुजर सकते, वह लाम्बक स्ट्रेट का लंबा रास्ता इख्तियार करते हैं। इंडोनेशिया इन रास्तों की वजह से आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी समुद्री ताकत बनने की सलाहियत रखता है, क्योंकि दुनिया के सबसे अहम तजारती रास्तों का अल्टरनेट उसी के पास मौजूद है। दुनिया के नक्शे पर थोड़ा और आगे बढ़े तो हम ताइवान स्ट्रेट पर पहुंचते हैं। यह दरवाजा ताइवान और चाइना के दरमियान वाकई है। यह सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। यानी किसी भी वक्त यहां से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। ताइवान दुनिया की 70% से ज्यादा माइक्रोचिप्स बनाता है, जो आपके मोबाइल, गाड़ी और कंप्यूटर में लगती है। यह सारा सामान ताइवान स्टेट से गुजरकर पूरी दुनिया में जाता है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस रास्ते पर अपना हक भी जताता है, जबकि अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क इसे इंटरनेशनल रास्ता मानते हैं और अपने जंगी जहाज यहां से गुजारते रहते हैं। अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है और उसे चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए वेपन्स भी दे सकता है। अब चाइना ताइवान को इसलिए भी हासिल करना चाहता है क्योंकि सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो चाइना के सामने चेन ऑफ आइलैंड्स ने इसका रास्ता खुले ओशन में जाने से रोका हुआ है।
फिलीपींस से ताइवान और ताइवान से जापान। इसके बीच में छोटे छोटे आइलैंड्स बने हैं और बाकी समुद्री रास्ता बहुत शैलो है, जहां से सबमरीन्स नहीं गुजर सकती। अगर कभी चाइना और अमेरिका की जंग हो गई तो चाइना पैसिफिक ओशन को इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट अमेरिका तक अपनी सबमरीन्स नहीं भेज सकता। यही वजह है कि चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, ताकि पैसिफिक ओशन को चाइना की डायरेक्ट कोस्ट लाइन लगे। अब ताइवान स्टेट कभी भी बंद हुआ तो यह जंग सिर्फ ताइवान और चाइना की नहीं बल्कि अमेरिका और चाइना जैसे दो सुपर पावर्स के दरमियान होगी। अब एक लंबी उड़ान भर के चलते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की तरफ, जहां सामने आता है पेनामा कैनाल, दुनिया का शायद सबसे बड़ा इंजीनियरिंग का करिश्मा। पहले वक्तों में अगर किसी जहाज को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना होता था तो उसे पूरे साउथ अमेरिका का लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जिसमें महीनों लगते थे। फिर इंसानों ने अमेरिका के बीच में जमीन को काटकर एक नहर बनाई जिसे पेनामा कैनाल कहते हैं। यह कैनाल कमाल का इसलिए है क्योंकि इसमें लॉक सिस्टम इस्तेमाल होता है, यानी जहाज को पानी के साथ ऊपर उठाया जाता है, पहाड़ को क्रॉस करवाया जाता है और फिर वापस समंदर के लेवल पर लाया जाता है। यह दरवाजा पैसिफिक और अटलांटिक ओशंस को आपस में जोड़ता है। आज के दौर में अमेरिका की ताकत का एक बहुत बड़ा राज यह पनामा कैनाल है, क्योंकि उनकी नेवी और उनके तिजारती जहाज बहुत तेजी से एक समुंदर से दूसरे समंदर में जा सकते हैं। लेकिन पनामा कैनाल बनने से पहले जहाज कहां से गुजरते थे? वो गुजरते थे स्ट्रेट ऑफ मजेलिन से। यह दरवाजा साउथ अमेरिका के बिल्कुल आखिरी किनारे पर वाकिफ है, जहां जमीन खत्म और अंटार्कटिका शुरू होने वाला होता है। यह रास्ता इंतहाई खतरनाक, ठंडा और तूफानी है। आजकल बड़े कमर्शियल जहाज इस रास्ते को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि पेनामा कैनाल की सहूलत मौजूद है। लेकिन अगर कभी पेनामा कैनाल में कोई मसला आ जाए या वहां पानी की सतह कम हो जाए, जैसा कि आजकल क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो दुनिया को मजबूरन दोबारा से इस पुराने और खतरनाक दरवाजे की तरफ रुख करना पड़ेगा। आइए अब चलते हैं यूरोप के उस दरवाजे की तरफ जो हिस्ट्री में हमेशा से बहुत मशहूर रहा है, इंग्लिश चैनल। यह रास्ता यूके और फ्रांस के दरमियान है और नॉर्थ सी को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। यूरोप के सबसे बड़े पोर्ट्स जैसा कि रोटरडैम तक पहुंचने के लिए जहाजों को इसी चैनल से गुजरना पड़ता है। इसकी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा ले कि रोजाना यहां से 400 से ज्यादा कमर्शियल जहाज गुजरते हैं। इस रास्ते को कंट्रोल करना यूरोप की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के बराबर है। हिस्ट्री में हिटलर ने इस रास्ते पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश नेवी ने इस दरवाजे को बचा कर रखा और यही वजह थी